फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ पर्यावरण के कुछ टॉपिक को लिए हैं जो कि परीक्षाओं में इससे एक आध दो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेते हैं प्रश्न, और कई एग्जाम में लॉन्ग शॉर्ट जहां देखने को मिलते हैं वहां भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक समझ पर आधारित इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उस टॉपिक को पढ़ते हैं और हमारा सिलसिला जारी रहेगा। इन्वायरमेंट का सेगमेंट हम लेके आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं ये पहला टॉपिक जो लिए हैं पर्यावरण का वो कौन सा है। काफ़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग इसी को समझेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर लिखे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ही ज़्यादा परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक मतलब हुआ पूरे विश्व। पूरे विश्व का जब तापमान बढ़ता है उसको कहते हैं वैश्विक तापन। तो वैश्विक मतलब है एक तरह से ग्लोबल, और तापन वार्मिंग का मतलब हुआ तापन या गर्म हो जाना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब वायुमंडल का गर्म होना ही एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग है और वैश्विक तापन है। वायुमंडल का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन है। अब इसको समझते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या और वैश्विक तापन है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि वैश्विक तापन होता कब है। आप जानते हैं यदि आपको फीवर है, मान लीजिए आपका बुखार हो रहा है, 97 डिग्री सेल्सियस है, यदि उसका औसत तापमान से यदि आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तब जाके आपको कहा जाता है आपको बुखार है। उसी तरह जब वायुमंडल का तापमान औसत तापमान से अधिक बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है तापमान में वृद्धि, और उस तापमान में वृद्धि को हम लोग कहते हैं वैश्विक तापमान, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो औसत तापमान कितना है, कितना होना चाहिए, कितना रहता है उसको समझते हैं। औसत तापमान में वृद्धि 14 डिग्री सेल्सियस। कई एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 14 डिग्री सेल्सियस जो है ये किनका औसत तापमान है। तो वैश्विक तापमान का जो वायुमंडल का जो औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। यदि औसत तापमान मतलब एवरेज, क्योंकि आप जानते हैं कभी टेम्परेचर कम होता है कभी हाई होता है। जैसे मान लीजिए आज 30 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर है, और कभी हो गया आपका 20, कभी हो गया 10, क्योंकि ठंडा गर्म मिला के औसत जब निकाला गया तो औसत तापमान आपका हुआ 14 डिग्री सेल्सियस। जब 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान में थोड़ा सा भी वृद्धि होगा तो इस वृद्धि को कहा गया है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है अभी आपको धीरे धीरे समझाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य यह है, अगर कोई पूछे आपको कॉन्सेप्ट से, अवधारणा से, आप बता सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब वायुमंडल में औसत तापमान से कुछ तापमान बढ़ जाए उसको कहते हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ये एक क्वेश्चन आ गया कि 14 डिग्री सेल्सियस से यदि तापमान बढ़ जाता है उसको कहा जाता है वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहले अवधारणा किसने दिया? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहले अवधारणा 1824, याद रखेंगे डेट, 1824 में जोसेफ फोरियर एक भूगोलवेत्ता ये थे, और इन्होंने ही सबसे पहले ये अवधारणा को प्रस्तुत किया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो इन्होंने औसत तापमान में जब वृद्धि को निकाला तब जाके पता चला कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कितना हो रहा है। तो जोसेफ फोरियर जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने ही सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अवधारणा एक प्रस्तुत किया आम जनों के बीच। तो जोसेफ फोरियर जो 1824 में, ये डेट आप याद रख सकते हैं 1824, इसमें 6 का आपका पहाड़ा का अंक आया है, 6 तिया 18, 6 चौके 24। कैसे याद रखेंगे आपको एक ट्रिक देते हैं। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका ग्रीन हाउस गैस। उसमें सबसे ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 ग्रीन हाउस गैस, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24 याद रखेंगे। 6 कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमको ग्रीन हाउस पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस में 6 गैस होते हैं, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने आपका ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ये दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन गए। यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रिकॉल। औसत तापमान में वृद्धि आपका ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन कहलाता है। 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, और इसका अवधारणा सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत किया। 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चौथा आते हैं, अब हम समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। अब देखिए
बहुत बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा में क्वेश्चन गलती कर देते हैं और सही बनाते हैं, लेकिन उनको समझ में बहुत समय तक नहीं आता है ये ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग में मूलतः अंतर क्या है, आखिर दोनों में समानता क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस ये जो है और ग्लोबल वार्मिंग जो है, एक तरह से दोनों एक ही चीज है, दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। जैसे आप खाना बनाए, पूड़ी बनाए, तो पूड़ी बनाने में जैसे आप जो भी सामग्री का यूज किए और जब आपका पूड़ी बनकर तैयार हो गया तो जो सामग्री आई, जब बनाने के टाइम जो सामग्री यूज कर रहे थे, जब बन रहा था और जब पूड़ी बन गया, दोनों में जैसे अंतर है वही अंतर है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग में। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको समझते हैं। आप जाने पहले कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाना, औसत तापमान में वृद्धि हो जाना ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहलाता है। उसी तरह तो ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट है और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक प्रोसेस है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसकी प्रक्रिया के द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या है, एक प्रक्रिया है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक तरह से इसका परिणाम है। तो दोनों एक ही चीज है, अंतर जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और एक समय आपका पढ़ते पढ़ते एग्जाम आ गया, वही चीज है पढ़ाई के दौरान और एग्जाम टाइम। उसी तरह है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक चीज क्या है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव आखिर होता कैसे, इसको समझते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, इसको समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा देखिए, आप जानते हैं 6 ग्रीन हाउस गैस हैं। 6 ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, उनका नाम हम यहाँ पे लिखे, आप नोट करेंगे। सबसे पहले लिखे हैं CO2, फिर लिखे हैं CH4 जिसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं, आप लिख लें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर O3 ओजोन, याद रखेंगे ओजोन का सूत्र होता है O3, फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिनको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। यहाँ पर एक मूलतः अंतर समझना है, NO2। NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों में अंतर है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है आपका, ये ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, NO2 जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं। दूसरा है जलवाष्प, मतलब वाटर वेपर, आप याद रखें। और भी एक दो हैं, जैसे NCERT में कहीं पढ़े होंगे, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। कहीं लिखा जाता है आपका FC फ्लोरोकार्बन भी ले लेता है ग्रीन हाउस गैस में। तो मूलतः आपको याद रखना ये 6 CO2 CH4 ये दो तो मुख्य हैं, O3 भी मुख्य है, नाइट्रस ऑक्साइड भी मुख्य है, जलवाष्प मुख्य है, सभी मुख्य हैं, ओजोन भी मुख्य है। ये 6 ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, अब इसको समझते हैं। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैस आप समझ गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखेंगे, जैसे NO2 और SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2O है। अब समझते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट ये है क्या। ग्रीन हाउस में होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैस द्वारा, इन गैसों के द्वारा ही, इन गैसों के हम लिखे हैं ग्रीन हाउस के द्वारा अल्फ्रारेड, जिसको हम लोग कहते हैं अवरक्त विकिरण, अल्फ्रारेड विकिरण जो कि एक तरह से उष्मा प्रदान करने वाले विकिरण है, तरंग है, के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। मतलब अल्फ्रारेड विकिरण को ये 6 ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, अपनी ओर एक तरह से अवशोषित कर लेते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, ग्रीन हाउस गैस। अल्फ्रारेड जो विकिरण होता है, अवरक्त विकिरण, जो उनको क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस अपनी ओर एक अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। इससे क्या होता है, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट और यही है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये 6 गैस, कोई पूछे आपको, आप ऐसे बोल सकते हैं 6 ग्रीन हाउस गैस के कारण, जब 6 ग्रीन हाउस के गैस के कारण जब अल्फ्रारेड किरण को ये 6 ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग जान गए और इसकी परिभाषा को भी हम लोग समझे। थोड़ा सा इसको और भी हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे आप देखें, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के आप जानते हैं ये चारों ओर आपका वायुमंडल है, ठीक है। आप जैसे एक जान सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को, चारों ओर आवरण को पर्यावरण कहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी और चारों ओर मंडल को वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं, ये वायुमंडल है
और ये आपका पृथ्वी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी है आपका। अब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका सूर्य है, सूर्य से आपको पता है, सूर्य से परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण जैसे किरण विकिरण, जो हानिकारक विकिरण है वो निकल उत्सर्जित होती है। जैसे सूर्य से बहुत सारे तरंग और विकिरण वहाँ से जैसे वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी पर आती है, बात समझेंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य है, बहुत सारा यहाँ वहाँ से जो विकिरण या तरंग होता है ये वायुमंडल को क्रॉस कर जो पृथ्वी पर आता है, उसके बाद जब ये पृथ्वी पर टकरा के, क्योंकि आप जानते हैं परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को आप जब समझिएगा तो आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधे लंबवत है, जब प्रकाश की ऐसे आती है और यहाँ से टकरा के बाद इधर वापस मुड़ जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी तरह जब एक विकिरण यहाँ पे आती है, ये जो आपका वायुमंडल से क्रॉस कर जब पृथ्वी पे टकरा कर कुछ तरंगे वापस फिर वायुमंडल को क्रॉस कर चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जो हानिकारक विकिरण है जो वापस नहीं जाती है, वो जैसे आपको नाम याद रखेंगे CO2 और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड वो विकिरण है, वो गैस है जो एक तरह से जब वहाँ से ये अवशोषित उत्सर्जित होती है तो ये पृथ्वी से टकरा कर पुनः जब नहीं जाती है, यही वायुमंडल में अपना एक तरह से घेरा बना लेता है। कौन? CO2। तो जैसे CO2 अपना घेरा बना लिया, ये क्रॉस नहीं कर पाता है वायुमंडल को, तो जब ये CO2 घेरा बना लेगा, और आप जानते हैं वायुमंडल में मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखेंगे 0.03%, तब जाके यहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जिसको कहा जाता है वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस काम कैसे करता है आप समझ गए कि यहाँ पर आपका पृथ्वी है और ये आपका पृथ्वी, ये वायुमंडल है, ये सूर्य है। जब कोई किरण यहाँ आती है, यहाँ से टकरा कर पुनः जाती, वापस जाती है, कुछ किरण यहीं पे अंदर ही रह जाती, वायुमंडल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इस प्रकार जो तापमान में वृद्धि होता है वही आपका कहलाता है वैश्विक तापमान और ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ये ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको कोई पूछे वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, आपको एग्जाम में टिक लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2, ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोग अब ये समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में एक ही जैसा है, दोनों एक तरह से एक प्रोसेस है और एक रिजल्ट है। तो प्रोसेस के द्वारा ही रिजल्ट हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग समझ लिए। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, वैश्विक तापमान में इतना वृद्धि क्यों हो रहा है, इसका बचाव कैसे किया जाए? सबसे पहला कारण है आपका प्रदूषण। दिन ब दिन आप जान रहे हैं प्रदूषण क्या है आप जानते हैं, जब वायु स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ वायु में जब कुछ हानिकारक विकिरण या फिर कुछ हानिकारक गैसों का आगमन होता है, तब जाके प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण जो है सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग में, ये क्वेश्चन कारण में आता है परीक्षा ऑप्शन में। दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई। याद रखें पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा है वनों की कटाई से। आप अगर वन की कटाई कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दें कि हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, इसलिए आप लोग वनों की कटाई को ना करें, वन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करें और वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। तो ये दो कारण है, प्रदूषण और वनों की कटाई। अब ये सब हम तो बात तो समझ गए, कुछ हम इसमें एक दो फैक्ट को और जोड़े हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम उसमें से पहला एक क्या हुआ कि जब पर्यावरण में जब चिंता का विषय हुआ पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो सब पूरा विश्व जो है चिंतित में आ गए। और इसके लिए क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। याद रखेंगे स्टॉकहोम, स्वीडन लिखे हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको, सम्मेलन को। तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता कब है, इसको समझते हैं ये क्यों हुआ। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण में जितना ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है पर्यावरण से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है इतना हानिकारक, जो भी हम औद्योगिक जो फैक्ट्री है इस सबको जो इतना दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि जो हो रहा है, वनों की कटाई
कटाई जो हो रहा है, प्रदूषण जो हो रहा है, इस सब पे जब तक हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग से बच नहीं पाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है। याद रखेंगे, पहला अगर वैश्विक कोई सम्मेलन होता है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब होता है? 1972 में। याद रखेंगे, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, 1972 में, याद रखेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक यहाँ हम लिखे हैं, पर्यावरण का मैग्नी कार्टा की संज्ञा। मैग्नी कार्टा का मतलब हुआ एक तरह से अधिकार पत्र, मतलब एक तरह से पर्यावरण के रिलेटेड के लिए ये एक ऐसा सम्मेलन था जो पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया। पूरे विश्व इसके लिए चिंतित हो गया कि पर्यावरण भी एक हमारा जो समस्या से गुजर रहा है, हमारा जो पूरा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इसको कैसे हम लोग दूर करें। इसके लिए जो पूरा विश्व में जो एकजुट हुआ, इस एकजुट और इस प्रकार के जो अधिकार जताए गए, इसका नाम इस कारण से इसको कहा गया पर्यावरण का मैग्नी कार्टा की संज्ञा। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्नी कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। इसमें क्या हुआ, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये संस्था क्या होता है, इनका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है नैरोबी कहाँ पर है? ये केन्या। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनका जो आप जानते हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पर्यावरण पर जब जब समस्या आता है ये संस्था आगे आता है। और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, 1972 में इन्होंने ये सम्मेलन को करवाया। और ये एक घोषणा किया गया कि हर 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, इन्वायरमेंट डे हर 5 जून को मनाएंगे। और एक या 2 वृक्ष हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करेंगे कि वृक्ष लगाना कितना जरूरी है। तो यूएनईपी के द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। तो याद रखेंगे 5 जून 1972 को ये घोषणा कब हुआ? 5 जून 1972 को। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। और घोषणा कब हुआ? 1972 में। कब मनाया गया? 5 जून। कौन सी संस्था थी? यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। और स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन कब हुआ? 1972, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये पूरा पैकेज आपको हाथ में आ गया। दूसरे टॉपिक हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक और संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। कई बार हम आपको पढ़ा है, पुनः हमको बहुत बेहतरीन टॉपिक लगता है क्योंकि ये बीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 इंटरव्यू में पूछा गया ये प्रश्न है, 1997। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आप जानते हैं? जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पर 1997 में एक सम्मेलन होता है। और वो भी सम्मेलन क्या होता है? यही ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना, उनका भी एक उद्देश्य था। जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन। तो जापान, क्योटो एक शहर का नाम है जापान में। 1997 में मेनली आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस की मात्रा के उत्सर्जन को कम करना है और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना ही एक उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो ये आप याद रखेंगे 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पूरा पैकेज एक साथ पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे एक पैकेज में आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा रिकॉल कर देते हैं आपको, ताकि आपको एक तरह से समअप हो जाए, आपका ज्ञान में एक बढ़ोतरी आ जाए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप जानते हैं? वैश्विक तापमान। विश्व में जो जितने भी तापमान है वैश्विक तापमान क्या है आप जानते हैं? औसत तापमान में जब वृद्धि हो जाता है उसको कहते हैं आप वैश्विक तापमान। 14 डिग्री सेल्सियस जब के तापमान में जब वृद्धि हो जाएगा उसको कहते हैं हम लोग वैश्विक तापमान। और इसका कौन किया? 1824 में जोसेफ फोरियर ने संकल्पना मतलब अवधारणा पहले प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट 6, अब जो मेनली क्वेश्चन वो समझाते हैं आपको। 6 ग्रीन हाउस गैस आपको याद रखना है, CO2, CH4, CFC, O3, N2O। N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। और NO2 आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या एक प्रोसेस है और ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट है। तो कैसे ये सब हम समझ गए। और इसमें प्रदूषण और वनों की कटाई का कारण है। उसके बाद हम लोग समझे स्वीडन स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद समझे हम क्योटो प्रोटोकॉल।
पूरी तरह से पैकेज आपके सामने हम रख दिए। आई होप आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये पैकेज, और बताएं कि हम लोग कैसे कैसे आप लोग वीडियो पसंद करते हैं। उसी तरह के वीडियो हम सोचेंगे, क्योंकि भगवान कृपा से हमारे सभी विषय पर थोड़ा सा नॉर्मल औसत पकड़ ठीक है। आप लोग जिस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहेंगे उसी टॉपिक पर, चाहे इंग्लिश रहे चाहे कुछ भी टॉपिक पर चाहें, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।